हेलो गाइस, माई सेल्फ सत्येंद्र कुमार। और आज हम स्टार्ट करने जाएंगे थ्योरी प्लस कंसेप्ट और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव की सीरीज, जो कि होगी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। हमारा पार्ट ए का जो सिलेबस दिया हुआ है फोर्थ सेमेस्टर में बीएससी में, हमारी पहली बुक का नाम है पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, जिसकी पहली यूनिट का नाम है हमारे पास रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। ठीक, उसके अंदर हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं टोटल, वो हम सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को कम से कम 4 या 5 वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। एवरी जो हमारे पास पेपर है, मतलब टोटल पेपर अपने पास फिजिक्स के अंदर 2 पूछे जाते हैं। पेपर नंबर 1 के अंदर भी 4 यूनिट्स हैं, हम उन चारों यूनिट के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराएंगे। पेपर नंबर 2 में भी हमारे 4 ही अपने पास यूनिट्स होती हैं, जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम फर्स्ट यूनिट के जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और मैं इन ऑब्जेक्ट के साथ इनके पीछे की क्या थ्योरी है, क्या कंसेप्ट है, उसको आपके साथ साथ डिलीवर करूँगा। ठीक, हमसे पहला ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ मास पार्टिकल। कोई एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास मास होता है, उस पार्टिकल का जो स्पीड होता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो बोल रहा है लेस देन सी होगा, मतलब लेस देन स्पीड ऑफ लाइट होगा, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट होगा, या इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होगा, या इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। तो कोई भी पार्टिकल रिलेटिविटी के अंदर ये बताया जाता है कि अपनी जो मैक्सिमम स्पीड अटेन कर सकता है वह मैक्सिमम स्पीड होती है उसकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेकंड में पूछा जा रहा है हमसे द मास ऑफ फोटोन इन मोशन। अब ध्यान से सुनना, फोटोन क्या पार्टिकल होता है। जब सूर्य से प्रकाश आता है, उस प्रकाश में जो अपने पास लाइट का आने का जो आगमन होगा, जो लाइट आ रही होगी, वो वेव पैकेट्स के रूप में आती है। उन वेव पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। जब भी लाइट किसी मेटल की सरफेस पर आके इंसिडेंट होती है, वह लाइट हमेशा वेव पैकेट्स के रूप में चल के आती है, और उन वेव पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? फोटोन। जिसको किसने बताया था? सर मैक्स प्लांक ने। क्या कहा जाता है उनको? फोटोन। जिसमें प्रत्येक फोटोन की एनर्जी E बराबर h होती है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग किसी भी मोशन करते पार्टिकल की एनर्जी जो बनाई जाती है वो E बराबर mc² होती है, जहाँ m हमारा डायनामिक मास होता है, जिसकी वैल्यू m बराबर m0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v² अपॉन c²। यहाँ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बताया कि यदि कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसका मास कभी भी फिक्स नहीं होता है। मास क्या होता है? वेरी करता है, जिसके लिए फॉर्मूला अपने पास क्या दिया जाता है? m बराबर m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। m0 उसका एक्चुअल मास होता है, जिसको हम रेस्ट मास कहते हैं। तो यहाँ फोटोन की एनर्जी अपने पास होती है E बराबर h और एल्बर्ट आइंस्टीन के अकॉर्डिंग होता है एनर्जी का फॉर्मूला E बराबर mc², यदि वह पार्टिकल मोशन में है। और c² अपन किसकी बात कर रहे हैं? फोटोन की। तो यदि इन दोनों को आपस में इक्वल कर दिया जाए, mc² इज इक्वल टू h, तो यहाँ से मास निकल के आता है h अपॉन c²। तो इसका ऑप्शन अपने पास कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आ जाते हैं अपने पास अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी प्रिंसिपल द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स इज। वही बात फिर से, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मतलब यहाँ पर रिलेटिविटी वर्ड इसलिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पार्टिकल की मोशन की बात की जाए या उसके मास की, सब एक दूसरे से रिलेटेड, मतलब इनके बीच कुछ ना कुछ रिलेशंस होता है। इसलिए इस रिलेटिविटी के बारे में हम जो भी कुछ पढ़ रहे होते हैं वहाँ रिलेशन पढ़ते हैं। अब इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है वो यहाँ समझते हैं। हमसे कहा जाता है कि किसी भी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी और रिलेटिविस्टिक केस में क्या होगी। तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो होती है अपने पास रिलेटिविस्टिक केस में ये निकल के आती है m माइनस m0 इंटू c², जहाँ पर mc² माइनस m0 c² अपन लिखते हैं। इसको m0 c² जो होती है रेस्ट मास एनर्जी होती है किसी पार्टिकल की। तो रेस्ट मास एनर्जी यदि हमसे पूछने लगे तो वह होती है हमारे पास m0 c², जहाँ से एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये रिलेशन निकाला था। काइनेटिक एनर्जी को ये यूज़ किया था mc² माइनस का m0 c², और अपने पास रेस्ट मास एनर्जी ये लिखी थी m0 c², जिससे हमारे पास कंप्लीट एनर्जी का फॉर्मूला प्राप्त हुआ था E बराबर mc²। तो किसी पार्टिकल की जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी होती है वह अपने पास होती है K बराबर mc² माइनस m0 c²। यदि यहीं पर हमसे पूछने लगता पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी बताइए तो वह m0 c² होती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो फोटोन के बारे में हमने अभी जिक्र किया था, फोटोन का मास इतना होता है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा विकल्प पूछे जाते हैं। आप इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख लेंगे। फोटोन का मास तो अपने पास m बराबर कितना निकल के आया था? h अपॉन c², और वह पार्टिकल जो फोटोन चल रहा है स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। हम फॉर्मूला जानते हैं मोमेंटम का P बराबर mv, लेकिन यहाँ पर स्पीड कितनी लेंगे? c। तो यहाँ यदि इसकी वैल्यू रख दें m इंटू
m की वैल्यू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी से सी कैंसिल आउट, तो यहाँ मोमेंटम मिलेगा एच न्यू अपॉन सी। तो ये फोटोन का अपने पास क्या होता है, मोमेंटम। अगर हमसे पूछने लगे फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, तो वह एच न्यू अपॉन सी होता है। फोटोन का कोई रेस्ट मास नहीं होता है, तो यदि पूछने लगे रेस्ट मास ऑफ फोटोन, तो वह हमारे पास ऑलवेज ज़ीरो होता है। और यहीं से मैं आपसे एक बात और पूछने लगूँ, रेस्ट मास ऑफ फोटोन यदि ज़ीरो है तो फोटोन की रेस्ट मास एनर्जी जो होगी, रेस्ट मास एनर्जी, वह हमारे पास ऑलवेज ज़ीरो दी गई होगी। रेस्ट मास एनर्जी कितनी दी होगी, ज़ीरो। ठीक, यहाँ पे आते हैं द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रेस्पेक्ट टू अदर प्रोजेक्टाइल इज, तो किसी प्रोजेक्टाइल की दूसरे प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में जो मोशन होती है वह ऑलवेज कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन। नीचे आता है फॉर एन इनर्शियल फ्रेम विच ऑफ दीज रिमेन इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है मेरे भाई जो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो ये बोल रहा है नीचे जो हमारे पास दिए हुए हैं इनर्शियल फ्रेम में इनमें से क्या कांस्टेंट रहता है। अब इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, उसके लिए थोड़ा सा इधर थ्योरी समझेंगे। दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक तो होता है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो मैं थ्योरी आपके साथ एक साथ डिस्कस न करके क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी डिस्कस करूंगा, जिससे आपको इजीली समझ में भी आएगा। और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे फिजिक्स के लिए IIT एग्जाम हो या कोई भी सिलेबस आपका अपकमिंग एग्जाम हो, उसमें हमसे ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव की अप्रोच किस प्रकार हम बिल्डअप कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग में इस प्रकार की थ्योरी के साथ आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा रहा हूँ। पहली बात तो ये आती है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते क्या हैं अपने पास। जब यदि किसी का हमको पता पूछना हो और वह हमसे पते के बारे में ये बताए कि मान लो हमें किसी जनता इंटर कॉलेज पर जाना था, किसी से हमने पूछा कि जनता इंटर कॉलेज किधर पड़ता है भाई, उसने कहा कि यहाँ जाना तिगरी रोड पर जो चौराहा है उसके पास जनता इंटर कॉलेज मिलेगा आपको। तो उसने एक वर्ड यूज़ किया यहाँ पर तिगरी चौराहा, या फिर कोई भी जगह हो सकती है। तो जिस जगह को यूज़ करके दूसरी जगह की पोजीशन बताई जा रही है वह क्या कहलाता है अपने पास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। अब वह दो प्रकार का होता है, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल फ्रेम वे होते हैं जिनमें कोई भी पार्टिकल यदि किसी भी स्पीड से मूव कर रहा है, किसी भी स्पीड का मतलब हो सकता है वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हो सकता है 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। अगर वो किसी स्पीड से चल रहा है तो वह स्पीड हमेशा उसके अंदर क्या रहती है, कांस्टेंट। तो इसमें क्या करता है, पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलता है। अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलता है इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई वहाँ पर मेरे भाई, कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सीलरेशन कितना मिलेगा, यहाँ से एक्सीलरेशन मिलेगा 0, क्योंकि वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या होता है अपने पास, एक्सीलरेशन। ये आप 12th क्लास में सभी पढ़ के रहे हैं, इसलिए एक्सीलरेशन यहाँ पर क्या हो जाता है, 0। फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, जो इनर्शियल फ्रेम की प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं, मतलब इनके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, इनमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती लेकिन एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, वे हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कहलाते हैं। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट निकल के आती है यहाँ पर, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है, स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट है, और जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, तो वहाँ स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। तो इसीलिए इसके अंदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट मीन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी वैलिड होता है। तो अपने पास इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिमेन्स इनवेरिएंट, ऑप्शन बी। तो नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए कुछ विकल्प और लिए हमने यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद डायरेक्ट मैंने 7 लिखा है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था आपसे फिर से कि मैक्सिमम वेलोसिटी किसी पार्टिकल के द्वारा कितनी अटेन की जा सकती है, वो होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो हमारा नेक्स्ट जो अपने पास ऑब्जेक्टिव है वो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट क्या था, दरअसल आप गूगल में सर्च करना कि जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था, मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी। ये क्या कहता है कि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें टोटल अजम्पशंस जितनी भी ली गई थी, अजम्पशंस का मतलब जो अवधारणाएं मानी गई थी वो सारी की सारी रॉन्ग हुई थी। इसलिए
जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रॉन्ग एक्सपेरिमेंट था वो यही था, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर माना गया था अर्थ के चारों ओर एक मीडियम होता है, जिस मीडियम को ईथर नाम दिया गया था। ठीक, जबकि रियल में जो एक्सपेरिमेंट ये बाद में हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। बाद में जो फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट किया गया, बाद में उस फ्रिंज विड्थ में कोई भी डेविएशन नहीं प्राप्त हुआ हमको, फ्रिंज विड्थ हमको हर जगह 0 मिला था। बाद में बोला अकॉर्डिंग टू माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट द वेलोसिटी ऑफ लाइट फॉर द मूविंग विथ वेलोसिटी हाफ ऑफ द सी इज, यहाँ बोला है कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब लाइट की स्पीड फॉर द मूविंग मतलब मूव करते हुए फ्रेम के लिए कितनी होती है अपने पास, वो चाहे मूव करता हुआ फ्रेम जो था उसमें इसकी स्पीड हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ही आई थी लास्ट में, जो इसका कंक्लूजन था। अगले में पूछा गया द एक्सपेक्टेड डिस्प्लेसमेंट, एक्सपेक्टेड देखो यहाँ पर पूछा गया ना एक्सपेक्टेड, क्योंकि एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं था ये, क्योंकि अपने पास जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था वो कैसा था, टोटली अजम्पशंस जितनी भी थी इसकी सारी की सारी रॉन्ग हुई थी, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया एक्सपेक्टेड। द एक्सपेक्टेड डिस्प्लेसमेंट इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट में दोनों बार लिख दिया कोई बात नहीं, वाज वो कितना था, तो उसके अंदर बोल रहा है कि 0.2 फ्रिंज विड्थ प्राप्त हुआ था, 0.4 फ्रिंज विड्थ प्राप्त हुआ था, 4.0 या फिर 2.0, तो इसका आंसर जो आया था अपने पास 0.4 फ्रिंज विड्थ प्राप्त हुआ था। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग जगह पे किया गया तो फ्रिंज विड्थ हमें सभी जगह इसको 0 मिला था, इसलिए इस कारण से ही कह सकते हो आप ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था बाद में। अब आगे फिर से वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, मतलब इनर्शियल फ्रेम में, जड़त्वीय फ्रेम में अपने पास न्यूटन का नियम वैलिड होता है, बिल्कुल सही बात है। ऑल फ्रेम मूव विद कांस्टेंट वैल्यू, ये भी बात सही है क्योंकि इसमें स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। ऑल लॉ ऑफ फिजिक्स होल्ड इन दैम, हाँ इसके अंदर फिजिक्स के सारे नियम लगते हैं, ये बात भी सही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द इनर्शियल फ्रेम अटैच्ड विद अर्थ, इनर्शियल फ्रेम अर्थ के साथ अटैच, देखो यहाँ पे एक बात सुनो, ये बात थोड़ी सी आपको समझने लायक है। ये यदि अर्थ है और अर्थ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उस व्यक्ति को अर्थ कभी भी मूव करती हुई नहीं दिखती है। अर्थ उस व्यक्ति के लिए या उस व्यक्ति के करस्पॉन्डिंग एक कैसा फ्रेम है, रुका हुआ फ्रेम है, तो उस कंडीशन में अर्थ हमेशा इस खड़े हुए व्यक्ति के लिए जो कि अर्थ पर खड़ा है इनर्शियल फ्रेम होगा। यदि यही व्यक्ति इसको बाहर से देखता है तो अर्थ मूव करती हुई दिखेगी और मूव करते हुए अपनी पोजीशन चेंज करते हुए दिखेगी, इस कारण से इस व्यक्ति को हमेशा कैसे दिखेगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो बोल रहा है अर्थ इनर्शियल फ्रेम अटैच विद द अर्थ इज कैसा होता है अपने पास, इसका आंसर आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो हमने आज की वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया 10 ऑब्जेक्टिव, उससे रिलेटेड थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे के जो भी अपने पास यूनिट नंबर 1 के रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।